आत्मनिर्भर भी रहे। मतलब भोजन के लिए किसान इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि भोजन इनके पास अपना था। अब क्या होता है कि जो ये पेपर करेंसी एक्ट बना, मैं इसको वहां से मुद्दे से बैठा के ले आया, 1861 में पुलिस कानून बना और 1882 में कलकत्ता से, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों की जो राजधानी थी भारत की वो कलकत्ता थी। दिल्ली बनी थी 1908 में, वो तो 1908 से पहले कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से उन्होंने एक आदेश पारित किया कि कल से 1 रुपया जो है, सॉरी 1 मोहर जो है वो 10 रुपए की नहीं होगी, वो 15 रुपए की होगी। अच्छा। मतलब अब हमको तो ये लाइन छोटी सी दिखाई देती है, हमको ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमें तो वो रुपया दिख रहा है। लेकिन इसको आप सिस्टमैटिक और सिद्धांतिक तौर पर देखिए, जिस दिन वो कानून पास होता है उससे पहले 10 रुपए की 1 मोहर है, मतलब 10 रुपए में 1 तोला सोना आता है। ठीक, अगर मान लो मेरे पास 150 रुपया रखा हुआ है तो उस दिन मैं 15 तोले सोने का मालिक हूं। वो कानून आज पास हो गया, अगले दिन मैं बैंक में अपना 150 रुपया लेकर जाता हूं तो मुझे उसी 150 रुपये में 10 तोले सोना मिलेगा, क्योंकि उसमें 10 मोहर आएंगी। अब 15 रुपए की 1 मोहर है, यानी कि 5 तोले सोना गायब हो गया अचानक से। 15 में से 5 तोले गायब हो गया, यानी 1/3 सोना गायब। लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन कलकत्ता के अंदर लोग जागरूक थे, कलकत्ता में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और लोग सड़कों पर उतर आए। अब चूंकि हमारे पास रेडियो और कोई मीडिया का साधन नहीं था तो इसलिए खबर जो है वो नॉर्थ इंडिया तक नहीं पहुंच पाई और दमनकारी नीतियां अपना करके सरकार ने उसको दबा दिया। तो लोगों को पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ पहली लूट हो चुकी है, तुम्हारा 1/3 सोना देश से गायब हो चुका है। ये पहली लूट थी। उसके बाद इन्होंने देखा कि पैसे की वैल्यू को, यानी जो उसकी रियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड है, उसको डिवैल्यूएट करेंगे तो देश में विद्रोह होता है। तो उन्होंने उसको डिवैल्यूएट करने के बारे में सोचना बंद कर दिया। और कमाल की बात यह है कि वो कानून आज भी ज्यों का त्यों स्टैंडर्ड है, खड़ा है। यानी आज भी 15 रुपए में 1 मोहर स्टैंडर्ड है हमारे रुपए का। यानी 1 रुपए में अगर आप 15 रुपए में 1 तोला सोना देखोगे तो वो बनता है 1 रुपए में बनेगा लगभग 777 मिलीग्राम सोना, क्योंकि 1 तोले का वजन है 11.664 ग्राम। तो 11.664 ग्राम सोना, 15 रुपए की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को दुनिया का कोई व्यक्ति ना बदले, इसीलिए आईपीसी में धारा 230 से लेके 252 तक पूरा डिटेल दिया हुआ है। यानी हमारी आईपीसी में ये मेंशन्ड है। ये हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हैं, कई थानों में हम जाके एप्लीकेशन देते हैं ना कि इन्होंने पैसे को डिवैल्यूएट कर दिया। पैसे को डिवैल्यूएट किया ही नहीं जा सकता, ये हमारी आईपीसी में मेंशन्ड है। और जिसने भी डिवैल्यूएट किया है वो जेल में जाएगा। तो जिस बात ने भी इसके ऊपर कोई कानून बना दिया तो कोई कानून बना ही नहीं उसके बाद, क्योंकि हमारी आईपीसी में मेंशन्ड है ये। तो पैसे को डिवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हमारी वैल्यू वही रहेगी, 1 रुपए की वैल्यू। अब पैसे को डिवैल्यूएट नहीं किया जा सकता तो इनके साथ छल कैसे किया जाए? छल कैसे किया जाए, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम था बना जब जिस टाइम पर अंग्रेजों ने 1934 में आरबीआई बनाया। अब आरबीआई जो है वो हमने नहीं बनाया था, वो अंग्रेजों ने बनाया था। जिस टाइम पर देश गुलाम था तब बनाया था। और कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा गौर फरमाएगा तो 1 रुपए का नोट अगर किसी भाई के पास हो, नहीं होगा तो आप अपने 1 रुपए के नोट को देखना, गूगल पे भी कहीं पे भी सर्च करोगे 1 रुपए का नोट देखना, उस 1 रुपए के नोट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है भारत सरकार और नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि वो भारत सरकार का करेंसी नोट है। फिर अगर कोई बोले कि क्या ये भी करेंसी नोट है, नहीं, ये भारत सरकार का करेंसी नोट नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नोट है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे संविधान में भारत सरकार के लिए 3 नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप कोई कोर्ट में केस लड़ते हो तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ते हो। आपका पासपोर्ट अगर है, कहीं बाहर जाते हो तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के आप नागरिक होते हो, और अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कागजों में आता है। इसके अलावा कोई नाम ऑफिशियली भारत सरकार का नहीं है। तो जब आप 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखते हैं तो यहां गारंटीड बाय भारत सरकार क्यों नहीं है? तो जब हमने इसके डॉक्यूमेंट निकाले तो आरबीआई एक्ट के अंदर ही इसका सोल्यूशन मिला कि ये एक्चुअली दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो ये जो गारंटी है दिस इज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम फिर आरबीआई के और अंदर चले गए, आरबीआई के आर्काइव में पहुंच गए, वहां से दस्तावेज निकाले तो हमको मालूम पड़ा कि आरबीआई इज ए प्राइवेट बॉडी और उसके शेयर होल्डर्स की लिस्ट ले आए हम लोग। इतनी बड़ी लिस्ट है, मतलब आप पता चलता है कि और भारत सरकार का उसका डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके सेंट्रल बोर्ड से पूछ करके लेगी और सेंट्रल बोर्ड में बैठा हुआ रतन टाटा, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकणी जैसे लोग, मतलब वो डिसाइड करेंगे। गवर्नर तो यही लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लगाता है, वो अलग बात जो भाई जी वैसे टोकन चाहिए वैसे नोटबंदी करी ना, इन अपनी मर्जी से। तो एक मिनट, अभी पहले पूरा सुनिए, अभी इसको नोटबंदी पे भी आऊंगा मैं, आपके वाले पॉइंट पे भी। तो ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट भारत सरकार इसलिए करती है ताकि आपको लगे कि ये भारत सरकार की बॉडी है, ताकि आपको लगता रहे कि ये भारत सरकार कर रही है, ताकि आपको लगे। अब मोदी से भी इसलिए कहलवाया गया नोटबंदी के टाइम पर ताकि आपको लगे कि ये देश का काम हो रहा है, जबकि ये इंग्लैंड कर रहा था, जो भी कर रहा था, ये आरबीआई कर रही थी, भारत सरकार नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि आपका पैसे की वैल्यू को डिवेल्युएट नहीं किया जा सकता, ये है पहला कानून। दूसरा एक कानून, एक सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 में, सेक्शन 26 ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना बैंक नोट लेकर के जाएगा तो आरबीआई उसके बराबर का रुपया देने के लिए बाध्य है। इस पे लिखा है ना, मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या ये 10 रुपया लेकर के जाएं तो क्या ये हमें मिलेगा? तो हमको बैंक वालों ने बताया कि नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? वो बोले क्योंकि ये नोट असली नहीं है। तो मैंने कहा असली नहीं है? ये हमें ऑफ द रिकॉर्ड किसी आरबीआई के बंदे ने बताया। ये नकली कैसे हैं? उन्होंने बोला ये नकली ऐसे हैं, आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। ये नोट आपने देखा होगा 5 रुपए का, इस तरह का नोट हमने अपने बचपन में, मैंने भी देखा है, अभी तक देखा ये 1965 से पहले का नोट है। इस नोट के ऊपर आपको क्या नजर आएगा? इस नोट पे आपको लिखा नजर आएगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड अपने आज वाले नोट पर नहीं है, जब भी मैं चाहूं मांगे जाने पर। द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, जिस भी बैंक में जाकर के मैं इसे दूंगा, बैंक से ही मुझे पैसा मिल जाएगा। अभी आरबीआई कहता है ये हमने इसका एफिडेविट बदल दिया। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का एफिडेविट बदल सकता है? अपना भी नहीं बदल सकता भाई साहब, किसी और का तो कैसे बदल देगा? तो आरबीआई के गवर्नर के एफिडेविट को जिसने बदला वो भी जेल जाएगा। दूसरा नंबर पे ये बिंदु है, इसके एफिडेविट को नहीं बदला जा सकता। तीसरा बिंदु, हमारी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जब हमने मतलब पीआईएल भी लगाई थी एक बार, एसएलपी लगाई थी, तो वहां पर क्या होता है उसके अंदर, छोड़ उसके अंदर क्या होता है कि हमने वहां जज के सामने 4 रुपए रख दिए। 1 रुपया ये रख दिया जो 1862 का रुपया है, 1 रुपी इंडिया, ये रानी का रुपया है। 1 रुपया हमने ये रख दिया जो 1941 का, 44 का वाला रखा था हमने वहां, और 1 रुपया रखा हमने जो लोहे वाला था, और 1 रुपया रखा हमने जो कागज वाला था। 4 रुपए रख दिए। हमने कहा जज साहब सिर्फ हमको ये बता दीजिए इन चारों में से असली इंडियन रुपी कौन सा है, और क्या इनमें से कोई रुपया चलन से बाहर हो गया है? पता चलता है कि आज भी बैंकों में ये 1861 वाला रुपया भी चल रहा है, आज भी ये 1941 वाला भी रुपया चलता है, और इसको बैंक 1 रुपए में ही लेता है। अब इसमें तो जो 1861 वाला है इसमें 90% चांदी है, और दूसरे वाले में 50% चांदी है, और तीसरे वाले में लोहा है, उसमें चांदी है ही नहीं, और तीसरा वाला कागज का टुकड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ, बैंक जब चारों की वैल्यू 1 रुपया मानता है तो इसका मतलब बाहर भी उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में सवाल आया कि इसका मतलब इनमें असली रुपया कौन सा, पहले पता करो। तो अंदर गए तो जज ने ये कहा आप जो कह रहे हो वो 100% सही है, बट यूर एसएलपी इज डिसमिस्ड। हमारी एसएलपी डिसमिस कर दी। उस दिन हमको यह समझ में आ गया अपनी टीम को कि इसका मतलब कोर्ट को रुपए का मसला लेने का हक ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कोर्ट में यह मसला चला गया, कोर्ट को कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कानून में रुपया इज नॉट दिस मेटल, रुपया इज स्टैंडर्ड। जैसे किलोग्राम लोहे का बट्टा हो, चांदी का बट्टा हो, सोने का बट्टा हो, किलो मतलब किलो। 1000 ग्राम सोने का बट्टा होगा वो भी 1000 ग्राम ही तोलेगा, और लकड़ी का भी, पत्थर हो चाहे दाने हो, 1 किलो 1000 ग्राम ही 1 किलो बनेगा, ना 999 ग्राम बनेगा, ना 1001 बनेगा, सिर्फ 1000 ग्राम ही 1 किलो बनेगा। इसका मतलब जो किलो है वो धातु का
किलो से मतलब धातु नहीं है कि किस धातु का है, किलो का मतलब उसका स्टैंडर्ड है, और उसका स्टैंडर्ड 1000 ग्राम है। इसी तरह से रुपया उस किस धातु का बना है इस पर निर्भर नहीं करता। वो चांदी का भी उसकी वैल्यू और कागज के रुपये की वैल्यू एक ही मानता है। अगर बैंक, आप भी बैंक में जाओगे तो आज 1 रुपए में लेता है वो, तो इसका मतलब आप चांदी का लेकर जाओ या कागज का, 1 रुपया माना जाएगा। इसका मतलब वो उस धातु पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है। और रुपए का स्टैंडर्ड जब हमने निकाला तो 1882 के पेपर करेंसी एक्ट में मिला कि 15 रुपया बराबर 1 मोहर, यानी 1 तोला सोना, यानी 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है असली में। तो इन्होंने हमारे रुपए की वैल्यू को खत्म कैसे किया इनडायरेक्टली, इस गेम को समझना है अगर आपको, तो इसके लिए खेल समझ में आएगा आपको। जब सुनार जो है वो आपको हुंडी देते थे, जैसे आड़ती से हम पर्ची लेकर आते थे, सुनार के पास पैसा जमा कराया, उससे पर्ची ले ली, पैसा जमा कराया, पर्ची ले ली। बाद में लोगों ने सोचा यार कौन सुनार के पास हर बार जाएगा, पर्ची में ही आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आपने उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पर्ची के बराबर का सोना सुनार के पास रखा है, तो आपने उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर दिया। इसी तरह से 1934 में जब आरबीआई एक्ट बना तो उस टाइम पर आरबीआई ने जब ये नोट जारी किए, आरबीआई के नोट में लिखा हुआ था कि आप जब चाहो अपना सोना जाकर के बैंक से ले सकते हो। तो लोगों ने सोचा कि हम जब चाहे ले तो सकते ही हैं, तो इन्होंने इसको ही रुपया मानना शुरू कर दिया। ये रुपए के नोट थे और इन्होंने रुपया मानना शुरू कर दिया। आप अगर अपने पुरखों की थोड़ी सी डिटेल में जाओगे, थोड़ा पहले जाओगे, आपके पिताजी और हम सब के दादाजी जो छोटे उम्र में हैं, उन सब के दादा हमेशा ये कहते थे, मेरे दादा को तो मुझे मालूम है, मेरे दादा मेरी दादी को बोलते थे, दिए एक 10 का नोट छोरी के हाथ पर दर दो, दिए एक 100 का नोट। वो कभी भी उन्होंने 100 रुपए नहीं बोला, उन्होंने बोला 100 का नोट, 100 का नोट, इट्स अ प्रोमिसरी नोट। तो उनको मालूम था कि ये 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए का नोट है, इसके बदले का सोना वहां रखा हुआ है। और हमारे पुरखे इस बात को जिक्र किया करते थे कि जितना सोना नहीं कहा करते, वो जितना सोना सरकार दो रहा होगा उतने छाप सके, उससे फालतू नहीं छाप सकते। हाँ, सोने के रेशो में, सोने के रेशो में वो सोना कितना है वो ये है, वो अमाउंट हम ठालाए। यह जो सोना तोड़ा था ये मोदी ने कौन तोड़ा था? राहुल की माँ तोड़ के गई थी। हाँ, कड़कतम एक आदमी का, ये सारे एक के हैं। इस टाइम पे जो मोदी के गेल बैठे हैं ना 288 एमपी, उनमें 144 तो पहले हम यूपीए में थे। ये बैम है कि बीजेपी की सरकार है। नोटबंदी इसने क्यों करी फिर? मैं बताता हूँ इस गेम को। नोटबंदी इसने नहीं करी है, नोटबंदी इससे पहले बहुत हो चुकी है, हमको मालूम नहीं चलता। जैसे 2000 का नोट चुपचाप गायब कर दिया गया, आपको पता भी नहीं चला। वो 10-10 के नोट जिनका मैं 5 तो इसी ने गायब कराई 2000 का, तो मैंने अभी बोला इन्होंने गायब कर दिया गया। इससे पहले के 10 रुपए के नोट जो मैं आपको बता रहा था वो किसने गायब करे? ये तो मोदी के आने से पहले गायब हुए ना भाई। ये 5 के ये जो 10 रुपए के नोट है, मैं आपको 10 रुपए का एक नोट दिखाता हूँ। यो भी तो गायब हो गया। कौन सा? 10 का तो, हाँ, ये 5 रुपए का नोट तो गायब हो गया। आउटडेटेड हो गया, चलता तो है। आउटडेटेड कभी नहीं होता जी, रुपए का स्टैंडर्ड जो रहेगा तब तक। मोदी ने तो बिल्कुल आउटडेटेड कर दिया, चलते ही नहीं। आज इससे वो पैसे पहले की आपके कहानी पास हो, बताते, मोदी पे भी बताते हैं। ये देखो, ये 10 रुपए का नोट, ये तो 10 का नोट आपने देखा ही है ना, ये तो चलता है आज ही बैंक में, चलता है ना। हाँ। ये नोट गायब हो चुका है। तो गायब हो चुका होगा, चेंज कैसे हो हुआ? गए होंगे, डिजाइन चेंज कर दिया। जब मैंने कहा रुपया तो चांदी का भी चलता है, हाँ, रुपया ये भी चलता है, ये गायब कैसे हुआ? गायब होने के पीछे का खेल आपको समझना पड़ेगा। ये खेल है जो मैंने आपको बोला इससे पहले कि इन्होंने क्या किया, लोगों ने सोचा कि जो ये नोट है यही रुपए, अब इस नोट को ही हम रुपया मानना शुरू करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली लूट चालू करी थी 2000 के बाद, जब पूरी दुनिया के अंदर इनका गेम चल पड़ा। तो 2003 में और 2004 में इन्होंने क्या किया, नोट छाप लिए अनलिमिटेड, और छाप करके अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दी। अब हम तो जब किसी नोट को देखते हैं हम तो ये सोचते हैं ना कि ये नोट भारत सरकार ने दे रखा है, रिजर्व बैंक ने, तो ये असली नोट है, इसके पीछे सोना रखा है। तो उसके पीछे सोना नहीं रखा, उन्होंने छाप लिए, छाप के दे दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को। उन उद्योगपतियों ने गाड़ियों में बोरे में रुपये भर के, आपको याद होगा 2004 में 2003 में, तो किसानों के पास आया करते गामा में दिल्ली के सेठ, मैंने कहा करते जमीन का रेट बोल के रेट चाहिए तने, 2 लाख का किला 3 में ले, 4 में ले, 5 में ले, जो मर्जी ले। रातों रात मतलब 92 पे करोड़पति हुए लोग उन दिनों में, क्योंकि लोगों ने उन कागज के टुकड़ों को रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। पीछे उसके गोल्ड रखा नहीं है, वो फर्जी रुपए थे।
समझ गए बात आपको। अब इसमें ये क्या हुआ कि देश के पास जितना सोना रखा है उसके बराबर के ही तो नोट छाप सकता है। अब देश के पास आज के टाइम में आपको 2016 की कहानी बताता हूं, मोदी के नोट छापने से पहले की। मोदी ने 2016 में नोटबंदी करी। उस टाइम इस देश के पास 16 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, 16 लाख करोड़ रुपए के। और नोटबंदी के बाद उसने 2000 का नोट जारी किया। एक कॉपी गई बैंकों के पास और एक कॉपी गई बीजेपी कार्यालय में। अगर आपको ध्यान हो, 2000 के नोट बीजेपी कार्यालय में मिला करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में मिलते थे उन दिनों में। कोई जाकर बदलवा लो अपने पुराने नोटों के बदले में। वो जो 2000 के नोट थे वो 2 कॉपी छापी। और जहां 70 साल में पूरे देश ने, सारी सरकारों ने मिलकर छापा 16 लाख करोड़, वहां मोदी ने मात्र 5 साल में छाप दिया 18 लाख करोड़ कर लेना है। यानी कि 16 और 18 टोटल मिल गया, आज इस देश में हो गया 34 लाख करोड़ रुपया। और सोना उतना ही रखा, कितना 800 टन। यानी सोने की कीमत कितनी 4.8 लाख करोड़। 4.8 लाख करोड़ का तो सोना, और नोट दे दिए 34 लाख करोड़ के। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ के जो नोट है ये नकली है। अब हम बैंकों से क्या पूछते हैं कि जो तने मारते लोन दिया था, हमारे खाते में भेजा था, वो असली रुपया था कि नकली था, पहला न्यू बता दे। क्योंकि देश के पास अगर सोना रखा है उसके बदले का तो असली है, अगर नहीं रखा तो नहीं है। तो मेरे रुपये के बराबर का सोना रखा है कि नहीं रखा, पहला बता। जब तक नहीं बतांदा तब तक मैं अगली किस्त जमा नहीं करांदा। 550 मनसा के कागज ला लिया हमने, बैंक ने आज तक एक भी कागज का जवाब नहीं दे दिया। हम न्यू कह रहे हैं फिर कि जय भाई वो न्यू का है। एक दिन एक बैंक मैनेजर ये बोला कि अब तो हम गोल्ड रख दे नहीं। अच्छा गोल्ड नहीं रख दे तो फिर कैसे छापो? बोले तो न्यू छाप ले बिना गोल्ड के। बोला फिर जो समार पते लेना वो भी छाप लो, बिल्कुल सही जो किसानों पते लेना वो भी छाप लो। बिल्कुल जब कोई नियम है तो नियम बताओ, नियम पालन कर रखा कि नहीं? और जब नियम नहीं है तो अपना छाप लो। इसलिए हम किसानों के पास गए, 550 लोगों के हमने आवेदन लगाए कर्जे के। बैंक ने कहा भाई हम बस किसी और ने ना बताइए, मगर तो हम किलकी मार मार बतावांगे। तो हम किलकी मार मार बतावांगे कि ठक्की कुकर हो रही है। ईब किसान तो बेचारा फांसी न्यू खावे कि वो न्यू सोच रहा है कि मैं कर्जदार हूँ, बेरा लागत नहीं लेना होगा सरकार पता है कि नहीं? तो ईब हम गांव में, हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ, ईब यो 500 के नोट भी बंद करने के प्लान कर रहा है और हम इनकी गोभी खोदांगे सारों की, सारे बैंकों की। ईब मामलों का वहां गामा जा गए, अपने पूरे गांव ने कर्जे से मुक्त करेगा जनता सरकार मोर्चा। किसी ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पे भाई पे कर्जा नहीं चुकता दिया जा रहा ना, मानना का मिलो हम देंगे कर्जा, हम चुकता करेंगे सारा 1-1 रुपया। किसी भाई ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब फांसी तो खाने की जरूरत है को नहीं ना। जब दिया जा रहा हो, जब लगता हो तब ना असली रुपये में सरकार ने थारे के धोखा नहीं करा तो दिया जाओ। नहीं हमने तो पता है आपको कहाँ पे? हमारी टीम है। कौन सा जिला आपका? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर में तो गौरव भाई हमारे, मैं आपको नंबर दे दूंगा। हर जिले में अपने साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर नीडर इंडिया नाम का चैनल है, फेसबुक पर जनता सरकार मोर्चा, अपने जिले का नाम लिख लो, वहां लिख दो उसमें मैसेज में नको भाई मन मिलना है, किस तरह मिलना, उसमें मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, पता लग जाएगा। उसमें क्या होगा, मिलो उन साथियों ने और अपने सारे गांव ने कर्जे से मुक्त कराएंगे। गांव के गांव ने जब गांव मुक्त होने लगे तो फिर गांव की एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार गांव का होना चाहिए। आप लोग यहाँ लड़ रहे हो ना जिस टाइम पे, मैं जब खेती के 3 कानूनों के लिए लड़ने वाले दिल्ली में बैठे थे ना, मैं वहां स्टेज पे किलकी मार मार के क्या करता कि लड़ने वाले लोग तो यार बैठे, थारी जमीन तो सरकार अपने नाम करने लग रही, आपके जोड़, अस्पताल, चौपाड़, सामूहिक केंद्र, स्कूल, जितनी भी आपकी सामूहिक जमीन थी ना, जंगल शामलात, सरकार ने अपने नाम कर ली, या जमीन उल्टी लेवांगे सारी पहलम तो। दूसरी बात, जमीन अपने द्वारा हो जाए, पानी अपने द्वारा हो जाए, डांगर अपने द्वारा हो जाए, कर्जे तक मुक्त हो जाए, फिर तो अपनी व्यवस्था बना लोगे। व्यवस्था गांव ने बनानी पड़ेगी, सरकार नहीं बनावेगी। सरकार तो फ्री का लॉलीपॉप देवेगी, नाश करेगी। देखो बिजली फ्री में दी थी, नाश कर दी, अब कितनी महंगी हो रही। पानी पहले फ्री में दिया, ट्यूबवेल कनेक्शन, अब ट्यूबवेल कनेक्शन खातर लाइन में लगना पड़े। डीएपी यूरिया पहले फ्री में दिया सब्सिडी पे, लाइन में लगना पड़े। गैस पहले सब्सिडी दी,
लाइन में लगना पड़े। और न्यूनतम डांगर भी खत्म कर दिए, जोड़ भी खत्म कर दिए, जंगल भी खत्म कर दिए, ना लाकड़ी रह रही ना गुस्सा रह रहा। ठीक है, न्यूनतम बीज दिए, हाइब्रिड बीज फ्री में दिए, ये बीज भी नहीं रहेगा। मैं डांगरा के टिक्के लाने स्टार्ट करे, डांगर पैदा करने शुरू करें, इंसेमिनेशन था, डांगर और खागड़ भी खत्म कर दिए, मानस का भी 70% बीज खत्म हो लिया। ये बीज नाश करने लग रहे हैं। गांव ने लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी पूरे के पूरे बीज बचाने की। गांव ने अगर लड़ाई लड़नी है ना, या बीज बचाने की लड़ाई है, या जो आप गलती तो होया हो चाहे सच्ची में होया हो, जो पापा लिखा करते बोला फसलों को और नस्लों को बचाने की, ये नस्ल बचाने की लड़ाई यह है कि खेत का बीज भी बचाओ, अपने डांगरा का बीज भी बचाओ और अपने मानस का बीज भी। अपनी व्यवस्था अपने आप चालू करो, सरकार नहीं करेगी कदे भी। मैं कई ऐसे संगठन हैं जो हर चीज को सरकार को ये कहते हैं। जो कर आज भी मैं एक भाषण में सुन रहा था, डॉक्टर दर्शन पाल बोलने लग रहे थे उस टाइम पे, वह कह रहे हर आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए जब वो रिटायरमेंट आवे, या फिर इनकी जो डेली वेज वाले की तनख्वाह जो थी ना भाई, इनकी मतलब मजदूरों की तनख्वाह 20,000 रुपए होनी चाहिए, जो आंगनबाड़ी वाली हो, आशा वर्कर हो। मैंने कुछ सरकार पर आप 40,000 भी मांगोगे ना, सरकार 40,000 भी दे देगी, कोई दिक्कत को नहीं। उन्हें तो डिजिटल ट्रांसफर करने, असली रुपये थोड़े पकड़ाने आप तय। सरकार ने रुपये मांगने वाले आदमी तो चाहिए हैं, भिखारी तो। सरकार ने इसे लोग आते डर लागे जो नुगे तेरा रुपया कौन चिंदा, हमारी व्यवस्था कर, ही नहीं। हाँ, हाथ में नहीं आना आपका, यो मोबाइल होते ही ट्रांजैक्शन होंगी, रुपया नहीं मांगना सरकार पे कदे भी। अगर मांगना है ना सरकार से, अगर कुछ मांगना है तो अपनी व्यवस्था मांगो कि गांव डिसाइड करेगा क्या होएगा। यहाँ पटवारी और तहसीलदार एक ही काम करने लग रहे, आपकी जमीनों की ड्रोन गिल्ला निशानदेही लग रहे करने। कभी सोचते हो कि इस गांव में फैक्ट्री लानी है इथेनॉल की फैक्ट्री जिस गांव में लग जाएगी ना, सारा गांव बंजर हो जाएगा। जिस गांव में फिर कड़ी लगाएंगे डंपिंग यार्ड, कहीं लगाएंगे कुछ, कहीं लगाएंगे कुछ, गांव में चार लग रही थी, सब कहलावेंगे जी, आप टेंशन ना लो, इनके भी लागेगी उनसे बच रहे हैं। ईब जींद वाले टारगेट पे है, क्योंकि यह लड़ाई लड़ी थी जींद कैथल और हिसार वाले ने गणी सबसे ज्यादा। ईब जींद वाले की जमीन एक्वायर करेंगे, फिर कैथल वाले की करेंगे, फिर हिसार वाले ने रगड़ेंगे। ये रगड़े गए उरानी है तो अंबाड़े वाले करनाल वाले ये तो वो जाली है, तो इनके तो ये तो घर तबार नहीं लिकट दे, ये तो सोचे तो ये सिम पड़े रहे। जिस जिसके घर में जहां जहां पैसा चला गया वहां लड़ने वाले लोग खत्म हो गए। अगली पीढ़ियां तो नपुंसकी होली समझो, या तो नशा कर रही हैं, या मोबाइलों में बड़ी रहे हैं, या लौंडीबाजी में बड़ी रहे हैं, या शहरों में फिल्मों में बड़ी रहे हैं, कुछ नहीं रह रहा इनके पल्ला है। जिसके घर में आज भी गायें बच रही है, बलद बच रहा है, आज भी वो कौम लड़न लग रही है। इनने गायें खत्म करनी, जमीन खत्म करनी, पैसा देकर ये सारों का जमीर खत्म करना। पैसा नहीं, हमको व्यवस्था चाहिए गांव की अपने को अपनी शिक्षा व्यवस्था अपनी बनानी पड़ेगी। अंग्रेजों की व्यवस्था में आप क्या सीख रहा, हमारा बच्चा रट्टे मारना सीख रहा, माँ बाप की इज्जत करना वो नहीं सीखता, जोड़ी बांटनी उसने नहीं आंदी, खाट बनानी उसने नहीं आंदी, कपड़े का उन्हें नहीं पता कहाँ आता है। बोला बेटा ये किसान लड़ाई क्यों कर रहे हैं मम्मा, मैं बताऊं या मेरे ही जानकार की बात है, गांव में तो आ रहे हो, अरे नु करा यहाँ ये किसान यहाँ क्यों ट्रालियां क्यों लेके आए हुए हैं। बोला ये तो ना बेटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि सरकार ना इनकी जमीन छीनना चाहती है। फिर क्या दिक्कत हो गई, सरकार जमीन छीन लेगी तो वहां अच्छी फैक्ट्रियां लगेंगी। अच्छा फैक्ट्री लगेंगी तो बेटा अनाज कौन बोएगा, अब अनाज नहीं होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे मम्मा होटल पे खा लिया करेंगे। मतलब उस बेचारे ने नहीं को मेरा होटल वाली रोटी हमारे घर वाली रोटी कटता हुआ उसने तो जाएगा पूछोगे तो भी कौन बेरा क्यों का बेटा कितना बड़ा हुआ है। मैं ये कहूँ जी अपनी नई पीढ़ी को बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, नई पीढ़ी ने लिया कर लड़वाने की जरूरत है। यार ईब आपन अड़ते जाए पीछे हम जनता सरकार मोर्चा वाले पूरे हरियाणा में दौरा निकालेंगे, गांव गांव जाएंगे, जिसने अपने गांव की व्यवस्था सुधारनी हो, गांव ने कर्जा मुक्त करने का ठेका मारा, अपने गांव ने सुधारने का ठेका थम ले लो। भाई तुम अपने गांव को सुधार लो, कर्जा मारते थे तुम भाई, इतना तो करी सके, यही समस्या है। बाकी का समझाएंगे, सब बताएंगे, सारी चीज सिखाएंगे सारे बार। अपना इस मुद्दे पे आप चल रहे हैं। मोर्चे वालों ने अभी 19 नवंबर ने नस्ल बचाओ रैली भी करी थी, बड़ा मतलब एक बड़ा हजूम इकट्ठा होने लग रहा है, बड़े सूझवान लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं इस मोर्चे के अंदर। बाकी मोर्चे वाले उन्हें नहीं पता है कि ये भी किसान अपनी जो मांग रहे हैं, पीछे तो आपकी जमीनों के साथ क्या करने लग रहे हैं आपने पता ही को नहीं, कोई बताने वाली को नहीं, कोई नेता नहीं पता होगा। इस रुपए वाले मुद्दे का सारे किसान नेताओं को पता, मैं आपने बताऊं सबको पता। हमने ये कहा तुम अपने लोगों को समझान दे क्यों नहीं, टाइम ही नहीं किसी तरह। अरे टाइम का क्या करना, उन लोगों की बर्बादी होने लग रही तुमने, और क्या तुम क्या के नाम के नेता हो भाई,
अगर अपने लोगों को लड़ना नहीं सिखाओगे, उनको बताओगे नहीं तो न्यू कत्ती थारे पीछे लगे रहूंगे मैं। जिस दिन इन लोगों को पता चल गया कि तुम लोग गलत रास्ते पे इनको लेकर जाने लग रहे, उस दिन ये तारा घोंसड़े नहीं मारेंगे के? इन्हें असली ज्ञान समझाओ कि थारी बर्बादी किस तरह करने लग रहे, फिर थारी आबादी सरकार नहीं करेगी, बस ये समझ लियो। और ना कोई बाहर का आदमी करेगा। मान लो कोई मेरे जैसा आदमी आकर नहीं कहा थारे गांव में मैं सुधारूंगा, क्यों भाई मरने के ठेके ले रहा? जिनकी औलाद का नाश होने लग रहा है, उन्हें ही नहीं कुछ कर दे तो मैं क्यों करूंगा? कोई नेता क्यों करेगा? कोई एमएलए क्यों करेगा? कोई सीएम पीएम उन्हें के ठेका ले रखा किसी ने? कोई तहसीलदार, कोई मास्टर, वो कोई नहीं करेगा। जे करना तो अपने खुद ही करना पड़ेगा। तो अपने गांव में अलग जगानी पड़ेगी यार। इन्होंने भाई से भाई को तोड़ दिया, भाईचारा। ये बैंक वालों का सिविल खराब नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में भाई पे तो पीछे उधार ले लिया, उल्टे देने का भी तो नहीं, भाईचारा खराब होने लग रहा। पैसे ने सारा भाईचारा खराब कर दिया। हम न्यू कमा भाईचारे का पैसा दो वापस और बैंकों का देंगे हम। भाईचारा बना लो, बैंकों का हम देंगे, जितना भी पीछा हो, जितना कर जाओ, सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा। अपने जिले के साथी है, मैं बहुत जल्दी नीडर इंडिया एक चैनल है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर जिले के साथी अपने अपने जिले के कोई साथी से संपर्क करना, उससे कॉल करो, मैसेज करो और उससे मिलो और उससे अपने कागज दो, उसके कर्जा मुक्ति के अभियान में शामिल हो जो और चालू करें कार्रवाई। नहीं थे जो गामा प्रोग्राम तो रख दो जो लोग गम्मा करेंगे जी। माने टेलीफोन दे दे तो वो कना बुला दो, न्यूज जागरूक को नहीं हो लोग करेंगे, बिल्कुल आप बुलावेंगे, बिल्कुल देंगे। आप सारे नंबर आप एक नंबर नोट करो, सुनो एक नंबर लो सारे जी, एक नंबर अपने मोबाइल में डायल करो, हमारी जो जनता सरकार मोर्चा के उस पर चला जाओगा वो नंबर, और सारे भाई यहाँ मिस कॉल करोगे तो उस पर चला जाओगा, टीम अपने आप संपर्क कर लेगी। 95 18 17 0000 95 18 17 0000 इस पे कॉल करके छोड़ दो और साथी अपने आप कॉल कर लेंगे। आप दोहरा ये जनता सरकार मोर्चा का नंबर है जुड़ने के लिए, और वो बता भी देगा भाई इस जिले में किस तरह मिलना और क्या करना। बस ले नंबर नोट कर, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।